डेट है 13 मार्च। हमारा PYQ यूपीएससी प्रीलिम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। उसके लिए कुछ अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेली हिंदू पढ़ते हैं, साथ ही अगर क्वेश्चन का कीवर्ड समझ आता है, क्वेश्चन की लाइन और लेंथ क्या है ये समझ आता है, तो क्वेश्चन टैकल करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फाइबर्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है। कार्बन फाइबर का यूज़ हमारे डेली लाइफ में हर जगह होता है। उससे ऑटोमोबाइल के पार्ट बनते हैं, एयरक्राफ्ट भी बनता है, कोई बात नहीं। हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है और हमें यहाँ पे फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम हमारा ऑप्शन बी हटा देंगे एंड ऑप्शन डी हटा देंगे। और यूपीएससी रियल एग्जाम में यही करना होता है। स्टेटमेंट एक देखा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, करेक्ट ढूंढना है, और ऑप्शन देखते ही जो मिल गया वो उसको रखना है, बाकी हटा देना है। हमने बी हटाया, हमने डी हटाया। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल। किसने कहा रिसाइकल नहीं कर सकते? कार्बन फाइबर को रिसाइकल करे, रीयूज करे, डिफरेंट फॉर्म में कर सकते, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। हम ना इसको हटा देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब कार्बन फाइबर क्या है किसी को पता नहीं है, तब भी ना वो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। 11 मार्च को हमने एक डेली क्यूज का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन था, इन विच कंट्री इज बर्निंग गैस क्रेटर लोकेटेड है, जिसका निक नेम है डोअर टू हेल। ये ना उसकी पिक्चर है और इसका आंसर था तुर्कमेनिस्तान। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। बर्निंग गैस क्रेटर जिसको कहा जाता है डोअर टू हेल, जो लोकेटेड है तुर्कमेनिस्तान में। अब आते हमारी आज के डिस्कशन पे। हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी मॉरिशस की विजिट पे गए, वहाँ से कुछ आउटकम निकला है। हो सके कुछ प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए या एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है इंडिया मॉरिशस का इंटरनेशनल रिलेशन में, मेंस में, GS 2 में। और हो सके यहाँ से एक मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है मॉरिशस के मैपिंग पे प्रीलिम में। इंडिया एंड मॉरिशस हमारी एक कॉमन प्रायोरिटी है, वो है फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन। हमने 8 MOU पे डिस्कशन की और फाइनल अग्रीमेंट किया। हम प्रमोट करेंगे हमारी नेशनल करेंसीज को फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रेड के लिए। हम सपोर्ट करेंगे डिफेंस कोऑपरेशन में, साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी में। जो मॉरिशस के सिविल सर्वेंट रहेंगे उनमें ना किसी को हम इंडिया में ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम शेयर करेंगे एक दूसरे को मैरीटाइम डाटा, साथ ही इन्हांस करेंगे कॉपरेशन इन MSME सेक्टर में। हमने एक अग्रीमेंट किया है हमारा ED इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, साथ ही फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ऑफ मॉरिशस। हमारे लिए मॉरिशस की जो लोकेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ना इंडियन ओशन में आता है और यहाँ से ना एक ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया, उसके जस्ट नीचे आता है श्रीलंका, उसके नीचे मालदीव एंड मॉरिशस। 14 जनवरी को हमने एक इशू कवर किया था
डियागो गार्सिया आइलैंड का। वहाँ पे ना अभी यूके का एंड यूएस का एक मिलिट्री बेस है। डियागो गार्सिया आइलैंड आता है चागोस आर्कियोपोलॉजी में। यहाँ पे ना 18वीं सेंचुरी में नेपोलियन का शासन था फ्रांस का। जब वाटरलू के वार के बाद नेपोलियन की हार हो गई, इस पे कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने। और वर्ल्ड वार टू के टाइम पे यहाँ पे ना यूके का एंड यूएस का मिलिट्री बेस बन गया। जब फ्रांस का इस पे कब्जा था उसके पहले ना ये मॉरिशस का पार्ट था, ऐसा मॉरिशस का कहना है। तो ना मॉरिशस इसको वापस मांग रहा है यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से, और ये डील उनकी पूरी हो गई सोवरेनिटी की। यूके ने कहा है हम ना ये आइलैंड आपके हवाले कर देते हैं, बस हमें हमारा जो मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया आइलैंड का हमारे पास रहने दीजिए अगले 99 ईयर पे लीज पे। और इसी बात पे ना इंडिया सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म थ्रू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसमें 4 मेंबर कंट्री आती, यही इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ना डिफरेंट स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायमेंशन पे डिस्कशन किया जाता है। सेकंड आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IOREA। इस पे हमने लास्ट बार बात की थी। मोस्टली जो कंट्री है हमारे इंडियन ओशन से लगती है, ये ना इसके मेंबर्स है। थर्ड आता है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस ना लास्ट वीक हमने कवर की थी। अब आते हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे केरला। वहाँ पे एक टेम्पल है चिना कथूर भगवती टेम्पल। वहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है कुथिरा कली, चिना कथूर पूरम में। यहाँ से एक कल्चर का प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, ये टेम्पल कहाँ पे है और इस फेस्टिवल का नाम क्या है। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके ना 3 डायमेंशन आते हैं और इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कंट्री को रैंक देता है, टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, लास्ट तक। कुछ कंट्री हमेशा इसमें अच्छी रैंकिंग लाती है और इंडिया की रैंकिंग ना मिडल में आती है। लेकिन जिस कंट्री की रैंकिंग अच्छी आ रही है मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट ठीक से हुआ है, ये बात नहीं है। हो सके उनका डेवलपमेंट ना इन्वायरमेंट को हार्म करके हुआ है, और यही राइटर का मेन फोकस है। किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें ना मिसगाइड करता है। यहाँ से प्रीलिम के कुछ पॉइंट हमारे कवर होते हैं, साथ ही एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इन्वायरमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। राइटर का कहना है ये ना किसी तरह से हमें ना मिसगाइड करता है। ये डिसाइड करता है, देखता है किस तरह से कंट्री अपना प्रोग्रेस कर रही है। ये फोकस करता है 3 डायमेंशन पे। फर्स्ट आता है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। सेकंड आता है एजुकेशन नॉलेज। थर्ड आता है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन राइटर का कहना है ये ना एक क्रूशल जो इसका 4 डायमेंशन होना चाहिए, ये ना इसको इग्नोर करता है या मिस कर देता है। वो है आपका HDI स्कोर बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा है, प्रेशर तो नहीं डाल रहा है। कंट्रीज जैसे आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड ये ना हमेशा मोस्टली टाइम इस रैंकिंग में टॉप करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है,
यही कंट्री ना दुनिया के सबसे बड़े रिसोर्स कंज्यूमर्स है, जो ना इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म करता है और ज़्यादा ना ये ना कार्बन पोल्यूट करते हैं पर पर्सन। अगर इनका डेवलपमेंट मॉडल है और बाकी देशों ने अडॉप्ट कर लिया, तो हमारा जो प्लैनेट है, और हमारे पास एक ही प्लैनेट है, उसका कोलैप्स हो जाता है बैलेंसिंग पावर, क्योंकि मटेरियल की डिमांड बढ़ेंगी और ना ज़्यादा कार्बन एमिशन होना शुरू हो जाएगा अगर हम इनकी तरफ देख के हमारा डेवलपमेंट का फोकस करेंगे या रास्ता बनाएंगे। जो हाई इनकम कंट्रीज आती है उनने ऑलरेडी ओवरशूट कर लिया है मल्टीपल प्लानिटरी बाउंड्रीज को। मतलब हमारी जो प्लैनेट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसकी रिजिलेंस पावर कितनी है। वो जितना प्रोड्यूस करता है उतना हम ऑब्जर्व कर लेते, ख़राब कर देते, नुकसान कर देते, लेकिन फिर से हमारा प्लैनेट रीबाउंस करता है। लेकिन जो हाई इनकम कंट्री है बार बार ना इस प्लैनेटरी बाउंड्री को तोड़ रही है, रेंजिंग फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफ़ी बड़े तौर पे और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, साथ ही ओवर पोल्यूशन। और दिक्कत की बात क्या है, हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ना इसको मेजर नहीं करता इस ट्रांसग्रेशन को। तो जो नेक्स्ट कंट्रीज है ये ना देखती इन कंट्री की तरफ और इनकी तरह डेवलपमेंट करना चाहती है, तो ना ये प्रोमोट करता है मिसगाइडेड, साथ ही अनसस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का, क्योंकि ये सेलिब्रेट करता है गेन्स, हमें कुछ मिला है, अफिलियंस टू फेव विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉस्ट टू कलेक्टिव। इसी को ध्यान में रखते हुए UNDP ने अपना जो HDI इंडेक्स है उसमें कुछ एडजस्ट कर दिया है, जिसको कहा जाता है प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI PHDI। और इसके बाद ना उन्होंने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया कंट्री के स्कोर को, जिनका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर उनका HDI अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे तो ना उनकी रैंकिंग नीचे कर दी जाती है। लेकिन इतना होके भी अगर उनका जो प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड जो HDI है शॉर्ट कर दिया गया, इट्स रैंक कंट्रीज वनली इन रिलेशन टू वन अनदर। अगर यहाँ पे कोई नॉर्डिक कंट्री है और यहाँ पे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो कंपैरिजन में ये यहाँ पे नीचे आ जाएंगी, नॉर्डिक कंट्री की रैंकिंग थोड़ी नीचे आ जाएंगी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की रैंकिंग उसके और नीचे आ जाएंगी, रैदर दैन अगेंस्ट एब्सोल्यूट इकोलॉजिकल लिमिट्स। एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, वो क्या करती है, कंज्यूम करती है ओवर 5 अर्थ वर्थ ऑफ रिसोर्स पर कैपिटा। मतलब अर्थ की जितनी क्षमता है उससे 5 गुना वो ना कंज्यूम कर लेते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कुछ मिलता है नहीं या काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं, तो ना वो रैंकिंग अगर नॉर्डिक कंट्री के नीचे भी जाती है तो उसके नीचे जाती है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री की रैंकिंग। कंटिन्यू टू स्कोर हाईली नॉट बिकॉज देयर लाइफस्टाइल आर ट्रूली सस्टेनेबल। लेकिन जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं अदर नेशन से, जैसे कतर से, उनका रैंकिंग तो काफ़ी नीचे ना। ये जो अप्रोच हम लेके चल रहे हैं ये ना कहीं मास लगा के चलता है फंडामेंटल रियलिटी की तरफ, क्योंकि बाकी जो दुनिया है कैनॉट स्केल अप टू लाइफस्टाइल ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। बाकी दुनिया कंपेयर नहीं कर सकती इन हाई इनकम कंट्री के साथ में विदाउट सेवरली ओवरशूटिंग प्लैनेट फाइनाइट लिमिट्स। हमारे जो अर्थ है उसके संसाधन काफ़ी कम है, फाइनाइट लिमिट से। तो ना ये जो हाई इनकम कंट्रीज है, हाई डेवलपमेंट कंट्री, इनकी तरफ देखना ना देखना छोड़ दीजिए, ये राइटर कहना है। लेकिन जो मिडिल इनकम कंट्री आती है इनकी तरफ देख के अगर हम हमारा डेवलपमेंट करेंगे तो हो सके कुछ बेनिफिट हमें हो जाए। सेलिब्रेट मिडल इनकम कंट्रीज। कुछ कंट्री ने अचीव किया है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स विदाउट ड्राइविंग प्लैनेट टूवर्ड्स क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल कोलैप्स। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट आता है कोस्टा रिका का,
इन्होंने अच्छा आउटकम बनाया है, जैसे हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ के सारे पीपल के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर, साथ ही सबको शिक्षा लिटरेसी, साथ ही मेंटेन करके रखा है अपना रिसोर्स का फुटप्रिंट, मतलब जितनी कैपेसिटी वहाँ के रिसोर्स की उसके हिसाब से यूज़ कर रहे रिसोर्स को। उन्होंने लास्ट डिकेड से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की है रिन्यूएबल एनर्जी में, साथ ही फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। इनका जो डेवलपमेंट है वो ना साथ लेके चलता है इन्वायरमेंट को। यहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है कोस्टारिका से, ऐसा राइटर का इनडायरेक्टली कहना है। अब आते श्रीलंका पे, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे श्रीलंका का दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की रैंक ना बाकी साउथ एशिया कंट्री से काफ़ी हाई लेवल पे आती है और इंडिया से भी अच्छी आती है। श्रीलंका ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ के हेल्थ केयर पे, साथ ही एजुकेशन पे। उन्होंने अपने पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे फोकस किया और लिटरेसी रेट पे। और अगर कंपेयर करेंगे ना बाकी वेल्थर कंट्री के, तो ना ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। श्रीलंका से हम कुछ सीख सकते हैं। बट लास्ट 2 ईयर पहले जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, प्रोटेस्ट होने लगे थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, और जो श्रीलंका की जो डीप असमानता है वो सामने आ रही थी। और वहाँ पे ना मेजोरिटेरियन पॉलिसी चल रही है, पॉलिटिक्स, इतनी टेंशन बढ़ रहा है, वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, तो ना उनकी प्रोग्रेस बीच में 2 साल में रुक गए। तो श्रीलंका से हम सीख सकते हैं दैट अचीविंग सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर करता है मोर दैन बैलेंसिंग इन्वायरमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। सस्टेनेबिलिटी जो इन्वायरमेंट की है उसके हमें बैलेंस करना है, इन्वायरमेंट को भी, साथ ही सोशल प्रोग्रेस को भी। ये डिमांड करता है जस्टिस विथ इन एंड बिटवीन नेशन के बीच में। श्रीलंका में जो असमानता थी, जो इतनी टेंशन था, इसी वजह से 2022 का इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी डीप में चला गया था। हमें ना इस बात से सीखना चाहिए श्रीलंका से। राइटर का यही कहना है, मेन फोकस। क्या हाँ इंडिया के लिए एक नया अल्टरनेटिव चाहिए? हम ना कैनॉट अफोर्ड कर सकते हैं मिमिक कंजम्पशन पैटर्न, जैसे जिनकी रैंकिंग हाई आती है एसडीआई की, उनकी तरह हम नहीं कर सकते। हमें चाहिए एक अल्टरनेटिव। हमारे लिए कोस्टारिका हो या श्रीलंका हो, ये भी परफेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन ये हमें ऑफर कर सकते हैं वैल्यूबल स्टार्टिंग पॉइंट। हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं हमारी क्राफ्टिंग एंड अल्टरनेट डेवलपमेंट पाथवे के लिए, जो रिस्पेक्ट करे प्लैनेट की लिमिट को, साथ ही होल्ड करे सोशल एंड इकोलॉजिकल जस्टिस को। इंडिया के लिए और बाकी सारे एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ट्रू प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपका जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा है या फिर आपकी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज़्यादा है। यहाँ पे हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, सोसाइटी बनानी है, जहाँ पे हर नागरिक को डिग्निटी मिले, साथ ही सेफली मिले विथ इन इकोलॉजिकल बाउंड्री के साथ में। ये ना नेसेसरी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सभ्यता के लिए। स्ट्रैटेजी फॉर सर्वाइवल इन 21st सेंचुरी। यहाँ से ना हमारे लिए इथिक्स के पॉइंट भी कवर होते हैं, साथ ही अगर ऐसे भी आ सकता है तो ना हम ये पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ। इंडिया एंड श्रीलंका, जो फिशरमैन का इश्यू है काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ के ज्योग्राफी पे, साथ ही मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए या कम किया जाए। ये इंडिया करैक्कल जो आता है पौंडीचेरी में, रामेश्वरम, टुटीकोरिन एंड तमिलनाडु। ये आता है श्रीलंका का नॉर्थ प्रोविंस, जिसकी कैपिटल है जाफना। इंडियन फिशरमैन यहाँ पे जाते हैं और डीप फिशिंग करते हैं, और हो सकता है श्रीलंकन नेवी ना कभी कभी उनको गोली मार देती है या फिर अरेस्ट कर लेती है, और यही बड़ा दिक्कत का कारण है।
इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन फिशरमैन क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन फॉर फिशिंग के लिए। ये ना, ये मैरीटाइम बाउंड्री दोनों देशों से जाती है, क्योंकि ये जो फिशरमैन यहाँ के ना, ये उनका लाइवलीहुड का इशू है। ये तो फिशिंग करते ही करते, और इनका कहना है श्रीलंका के जो फिशरमैन है, ये ना तमिलनाडु के फिशरमैन यहाँ पे आके इलीगल फिशिंग करते हैं। साथ ही जो फिशिंग करते हैं ना, वो बॉटम ट्रैवलिंग यूज करते हैं बाय इंडियन फिशरमैन। अगर यहाँ पे ये आपका शिप है तो ना नीचे काफ़ी बड़ा नेट छोड़ा जाता है, और उसमें ना, उस फिशिंग में ना, उस नेट में मछली भी आती है, फिश, बाकी अदर स्पेसिस भी आते हैं जो ना फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। और ये बड़ा दिक्कत का कारण है, ये हार्म करता है मरीन रिसोर्स को और नेचर को। बॉटम ट्रैवलिंग इम्पैक्ट करता है मरीन इकोसिस्टम को, और ये कहना है रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली हाफ ऑफ डिस्कार्डेड फिश एंड मरीन लाइफ ग्लोबली। और फिशिंग की ना डिस्टर्ब करता है ब्रीडिंग साइकिल को। इसमें छोटे छोटे फिश भी आ जाते हैं, बड़े भी आते हैं, तो जो ब्रीडिंग साइकिल होती है फिश की, वो ना कहीं हार्म हो जाती है, रुक जाती है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक कहा गया है जो असिमेट्रिक नेचर है इकोनॉमिक रिलेशन का, इंडियन फिशरमैन एंड श्रीलंका के फिशरमैन। तमिलनाडु की जो फिशिंग कम्युनिटी ना, ये ना थोड़ी वेल्थी रहती है कंपेयर टू श्रीलंका के फिशरमैन। ये यूज़ करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। और जो नॉर्दर्न प्रोविंस है श्रीलंका का, वहाँ के जो फिशर पॉल है, ये ना लास्ट कुछ ईयर से वहाँ के सिविल वार में काफ़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी भी उनकी रिकवरी हो नहीं है। साथ ही लास्ट 2 ईयर पहले वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और वो अभी भी डिपेंड है कन्वेंशनल फिशिंग मेथड पे। तो दिक्कत क्या है, हमारे जो फिशरमैन है इतने दूर जाते क्यों है, और क्यों जाते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस करके श्रीलंका में। उनको पता है श्रीलंका की नेवी उनको गोली मार सकती है, साथ ही अरेस्ट भी कर सकती है, तब भी हर बार जाते हैं। इश्यूज ऑफ इंडियन फिशरमैन, दिक्कत इंडिया में क्या है फिर। इनका कहना है हमारा जो इंडियन वाटर आता है उसमें ना स्मॉल एरिया हमें मिलता है फिशिंग के लिए, और जितना भी एरिया मिला है ना, उसमें रॉक्स आते हैं और कोरल रीफ आते हैं, वहाँ पे ना फिशिंग करने के लिए हमें दिक्कत हो जाती है। 1983 में तमिलनाडु का तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, जिसमें ना तमिलनाडु के कोस्ट लाइन पे फिशिंग एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये ना वहाँ बड़ा इशू है। थर्ड पॉइंट आता है पाक बे रीजन का। अगर यहाँ पे पाक का रीजन है और यहाँ से अगर वो जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो ना वो 24 आवर में फिशिंग करके वापस आ सकते हैं, इनके उतना पास है। पाक बे रीजन, ये ना 24 आवर का ट्रैवलिंग है, आप जाइए फिशिंग कीजिए वापस आ जाए। और उनको अगर कुछ अल्टरनेट दे रहे सजेशन, तो इनका कहना है जाना आना फिशिंग करना पूरा लगता है 3 वीक का समय। साथ ही हायर कॉस्ट लगता है ऑपरेशन का भी और लेबर का भी। इसलिए दिक्कत लेके हमारे फिशरमैन ना इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं जो फिशरमैन कम्युनिटी तमिलनाडु की, वो ना अपना सब्सिस्टेंस डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी उपजीविका को, लेकिन इसको ना एक दिन में नहीं होगा, इसको ना ग्रेजुअली हमें उसको मूव करना चाहिए, और यही बड़ी दिक्कत है। राइटर यहाँ पे 2 सुझाव देना चाहते हैं। ये कहते हैं जो फिशरमैन है ना, वो ना बॉटम ट्रैवलिंग ज़्यादा ना करें, और अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं सीवीड कल्टीवेशन का, ओपन सी केज कल्टीवेशन का, साथ ही ओशन रैंचिंग का, मतलब अपने ही एरिया में। सेकंड आता है हमारी एक स्कीम आती है प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। इसके अंडर में ना डिफरेंट एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंस, मार्केटिंग, अवेलेबिलिटी, सीड्स, ये ना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है।
अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हमने ये इशू ऑलरेडी 28 फरवरी को कवर किया था। ये ना न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना पैसेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हेग सर्विस कन्वेंशन 1965, जिसको पूरे हो गए 60 ईयर। तो ना क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन इंडिया में रहता है और यूएस में अपना बिजनेस करता है या किसी अदर कंट्री में, और वहाँ पे अगर कुछ फ्रॉड करता है और वापस इंडिया में आता है, तो किस तरह से ये क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन चलेंगी। ये मेन पर्पज़ आता है हेग सर्विस कन्वेंशन का, जिसका फुल फॉर्म आता है, मतलब उसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स 1965। टैकल करना है क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन को। इंडिया एंड यूएस इसके ना पार्टीज आते हैं कन्वेंशन के। इसकी जो प्रोसीजर होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है GS2 में। ये ना दोनों मेंबर जहाँ पे ये क्राइम हुआ है और मेंबर कहाँ का है, ये क्रिमिनल, मतलब यहाँ पे कहेंगे गौतम अडानी, दोनों अगर मेंबर हो इस कन्वेंशन के तभी अप्लाई होता है। और हर मेंबर स्टेट ने एक डिज़ाइन अथॉरिटी बननी चाहिए जो इस काम को देखे। इंडिया में वो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये ना प्री की लाइन बन सकती है। इंडिया ने इसको देखा, एक्सेप्ट कर लिया 2006 में, लेकिन कुछ सर्टन रिजर्वेशन लेके। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम मिलेंगे अश्विनी से। अश्विनी कोई लड़की नहीं है, ये ना एक रडार का नाम है जिसको ना आप कैरी कर सकते हो हाथ में। एक ट्रांसपोर्टेबल रडार है जिसको बना रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है सिक्योरिटी में, और साइंस टेक का भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अश्विनी एक ट्रांसपोर्टेबल रडार है जिसमें ना इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेस एरे रडार को यूज़ किया गया। ये कैपेबल है ट्रैक करना एरियल टारगेट को फ्रॉम हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट, और अगर कोई स्लो भी जा रहा है अनमैन एरियल व्हीकल या हेलीकॉप्टर, ये ना इसको ट्रैक कर सकता है अश्विनी रडार। अब आते अगली न्यूज़ पे। अभी हम काम कर रहे हैं स्मॉल मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर पे। हमारा टारगेट है 2047 तक हम ना बनाएंगे 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने 10 फरवरी को कवर किया था। अभी जो बजट आया है 2025 का, इसमें ना 3 बातों पे फोकस किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पे हम बनाएंगे स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर SMR। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे 3 टारगेट है। फर्स्ट आता है हम बनाएंगे भारत स्मॉल रिएक्टर BSR। हम बनाएंगे भारत स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर BSMR। साथ ही रिसर्च करेंगे और डेवलप करेंगे नई टेक्नोलॉजी, साथ ही पार्टनर करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। जो भारत स्मॉल रिएक्टर है BSR, ये ना मॉडिफाइड फॉर्म है इंडिया के आज के प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के, जिसमें यूज़ किया जाता है हेवी वाटर को एक कूलेंट के तौर पे, साथ ही न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे, जिसको बना रहा है और चलाएगा नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन यहाँ का जो फाइनेंस है ये ना प्राइवेट प्लेयर से आएगा इन पावर सेक्टर में। अब हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है क्या होता है स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स SMR। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये ना इसको क्लासीफाइड करती है। रिएक्टर 3 तरह के आते हैं। एक आता है लार्ज कन्वेंशनल, जिसमें ना 700 प्लस न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है।
सेकंड आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें ना अप टू 300 मेगावाट की एनर्जी बनाई जाती है। थर्ड आता है माइक्रो रिएक्टर, काफ़ी छोटा, जिसमें ना हार्डली 10 मेगावाट की एनर्जी बनाई जाती है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में मेंस का क्वेश्चन बने, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमारा एक मिशन है, मिशन अमृत सरोवर। इंडिया में ना जितने डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में ना हम 75 वाटर बॉडीज़ को ना ठीक कर लेंगे या बना देंगे। एक तो नई बनाएंगे या किसी पुरानी बॉडी खराब हुई है उसको रीजनरेट कर लेंगे। 75 पॉइंट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट में। अभी इसी के अंडर में जो हमारी रेलवेज है वो ना अपने प्रॉपर्टी में, अपने इसके अंडर जितनी प्रॉपर्टी आती है या ट्रैक के आजू बाजू में जितने पॉइंट वो बना सकता है वो बनाएगा। मिशन अमृत सरोवर यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे सीरिया, जिसकी कैपिटल है दमास्कस। लास्ट मंथ हमने देखा था सीरिया में ना जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी वो हट गई वहाँ से। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे उसको ना पीसफुल होना चाहिए। इसी के लिए यूरोपियन यूनियन ना एक समिट कर रहा है जिसका नाम है ब्रुसेल्स डोनर समिट। ये ना प्रीलिम के लिए बन सकती है। क्या है? ब्रुसेल्स डोनर समिट, जिसको होस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन। इनका पर्पज़ है, एम है टू सपोर्ट करना एक पीसफुल सीरियन ट्रांजिशन को। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने या फिर सीरिया के मैपिंग से क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी में। यह है सीरिया, कैपिटल है दमास्कस। एक फेमस सिटी आती है जिसका नाम है अलेप्पो। अलेप्पो सीरिया के जस्ट नॉर्थ में आता है टर्की, ईस्ट में आता है इराक, साउथ में आता है जॉर्डन और साउथ वेस्ट में आता है इज़राइल। और यहाँ पे जस्ट मिलता है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट पे ऑलरेडी प्रीलिम में क्वेश्चन आया है। उनके वेस्ट में आता है लेबनान और जस्ट अदर वेस्ट में आता है मेडिटेरियन सी। ये ना मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हमारे लिए न्यूज़ करना साथ ही मैपिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सीरिया से क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे ना एक प्लेस है जिसका नाम है लटाकिया प्लेस, लटाकिया सिटी। और वहाँ पे एक माइनॉरिटी सेक्शन आता है जिनका नाम है अलाविट माइनॉरिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी 2 बार कवर किया था। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।